प्रणाम, नमस्कार मेरे दोस्तों, दोस्तनियों वगैरह वगैरह। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 17 तक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं आगे 18 से लास्ट तक करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3, जो कि लास्ट चैप्टर भी है इस एक्ट का, मेंटेनेंस। सबसे पहले बात की गई मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, एक हिंदू वाइफ, चाहे वो इस एक्ट के आने से पहले उसका विवाह हो चुका था या उसके आने के बाद हुआ है, वो इंटाइटल होगी मेंटेन कर होने के उसके हस्बैंड के द्वारा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। जब तक वो जीवित है, वो महिला, जब तक वो पत्नी जीवित है, अपने पति से मेंटेनेंस का उसका अधिकार है। दूसरा, एक हिंदू वाइफ है, वो इंटाइटल हो जाएगी एक अपने पति से अलग रहने के बाद भी अपना मेंटेनेंस का जो राइट है, जो क्लेम है, उसकी बिना जब्ती है। मतलब वो राइट चलता रहेगा चाहे वो दोनों अलग रहें। कब? अगर उसका हस्बैंड डिजर्शन का गिल्टी है, मतलब वो खुद ही छोड़ के गया हुआ है, वो खुद ही उसको अबंडन करके गया हुआ है बिना किसी रीजनेबल कोज के या बिना उसके कंसेंट के, या फिर अगेंस्ट हर विश के, या फिर उसको विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, अनदेखी कर रहा है उसका जानबूझ के। अगर उसका जो पति है उसको क्रुएल्टी के साथ ट्रीट करता है, जिससे रीजनेबल अप्रीहेंशन है उसके माइंड में कि जो वाइफ है वो इतनी डरी हुई है कि उसके पति के साथ रहना उसके लिए बहुत ही इंजरियस हो सकता है। इफ़ ही हैज़ एनी अदर लिविंग वाइफ, अगर उससे कोई और वाइफ जीवित है तो भी वो उससे अलग रह सकती है। इफ़ ही कीप्स अ concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere, क्या कहना चाह रहा है कि जिस घर में वो महिला रहती है, मतलब जो पत्नी रहती है, उसके साथ ही उसी घर में एक रखेल या फिर someone to whom the husband is not married but still living and having all the marital rights without the marriage, ठीक है। या फिर कहीं और जगह किसी और, मतलब वो पति किसी और के साथ किसी मतलब संबंध बनाता है दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद इफ़ ही सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अगर वो हिंदू रहना बंद कर चुका है, मतलब उसने अपना धर्म बदल लिया है। इफ़ देर इज़ एनी अदर कोज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, या कोई और कारण है जो उसका जो अलग रहना है ना उस पत्नी का, उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ ठीक है, ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। उसके बाद जो हिंदू वाइफ है, थर्ड सबसेक्शन की बात करें तो इंटाइटल नहीं रहेगी सेपरेट रेजिडेंस के और मेंटेनेंस के उसके हस्बैंड से, अगर या तो वो अनचेस्ट हो जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से चीट कर देती है अपने हस्बैंड को, ठीक है, अपना जो चरित्र है उसको पवित्र नहीं रखती है, ये चीज़। और सीज टू बी हिंदू, या फिर वो हिंदू रहना ही बंद हो जाती है, इन दो कंडीशन में। उसके मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, हमने पहले बात करी थी वाइफ की, अब बात हम करें विधवा पुत्र वधू। मतलब कोई इंसान है जिसकी जो बेटा वो पहले मर चुका है और उसकी जो पुत्र वधू है वो जीवित है। ए हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अगर उसका पति की मृत्यु भी हो चुकी है तो वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकते हैं। कब? प्रोवाइडेड टू एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, पहली बात तो उसकी खुद की कमाई से वो मतलब अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है और उसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और ना ही वो जो हस्बैंड है या उसका पिता है या उसका माता, उसका पिता कौन? उस लड़की के पिता और उस लड़की की माता और हस्बैंड, तीन मेन है, इनसे नहीं ले पा रही है। या फिर जो उसका सन है या डॉटर है या उनकी एस्टेट है, उनसे भी मेंटेनेंस मतलब कहीं और से मिल ही नहीं रहा, उसको लास्ट रिसोर्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall not be enforceable अगर फादर इन लॉ हैज नॉट मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी co-parental property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share and any such obligation shall cease on remarriage of daughter-in-law। देखो अगर उसका दूसरा शादी हो जाती है तो जो नेक्स्ट पति है भैया वो रखेगा। बट दूसरा केस क्या है, अगर जो फादर इन लॉ है उसके पास खुद ही ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें से वो मतलब जॉइंट एक प्रॉपर्टी जो हिंदू फैमिली में है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हम कह लो या कोपाशनरी प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है ही नहीं। एक थोड़ा जनरल पैरेलल से ये चीज़ देखिए तो एक ओल्ड एज में ऑलरेडी आदमी अपना खुद का पालन पोषण नहीं कर पाता, वो उस अपने पुत्र वधू का कैसे करेगा। बट अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसके पास कुछ रिसोर्स है, कुछ मीन्स है, देन ही कैन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन, अ हिंदू इज बाउंड है अपने लाइफ टाइम में, लड़का और लड़की दोनों, टू मेंटेन हिज और हर
खुद के लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को, और उसके एज्ड या फिर इनफॉर्म पेरेंट्स का, किस चीज़ के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। एक इलेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपने मदर या फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इनफॉर्म पेरेंट, ठीक है, और अ डॉटर who is unmarried extends insofar as the parent or the unmarried daughter as the case may be अनेबल है खुद को मेंटेन करने की, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की अर्निंग से या अदर प्रॉपर्टी से। मतलब इसमें क्या है कि जो एज्ड पेरेंट है वो, जो माइनर चाइल्ड है वो, और जो मेजर अगर डॉटर है तो वो अनमैरिड है और वो इनफॉर्म है या उसके पास और कोई मीन्स नहीं है इनकम का, उन सबको मेंटेन करना पड़ेगा। और इस यहाँ पे जो वर्ड पेरेंट है ना उसमें एक चाइल्डलेस स्टेप मदर भी इंक्लूड होती है, ठीक है। कोई सौतेली माँ जिसका कोई खुद का बच्चा नहीं है, अगर खुद का बच्चा तो शी सपोज टू क्लेम द राइट फ्रॉम देयर हर ओन चाइल्ड, राइट, वेदर इट्स डॉटर और सन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिपेंडेंस डिफाइंड, कि हम डिपेंडेंस किसको कह रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंस मीन द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। कुछ जो मृतक है उसके संबंधी हैं जिनको हम डिपेंडेंस कहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके जो पिता होंगे, उसकी जो माता होंगी, या फिर उसकी विधवा जब तक वो रीमैरी नहीं करती, हिज और हर सन, उसका बेटा, या सन ऑफ हिज प्रेडिसेस सन, या फिर सन ऑफ प्रेडिसेस सन ऑफ हिज प्रेडिसेस सन, पोता पर पोता, जब तक वो माइनर है और उसका जो पहले वाली जो वंशज है वो मतलब डेथ हो चुकी है पहले ही। प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंड दैट ही इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस इन द केस ऑफ ग्रैंडसन फ्रॉम हिज फादर और मदर्स एस्टेट। चाहे पिता की चाहे माता की एस्टेट किसी में से भी जो नाबालिग बच्चा है उसको मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। एंड इन द केस ऑफ ग्रेट ग्रैंडसन फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पिता, माता या फिर दादा दादी की नहीं की स्टेट से किसी कहीं और भी कुछ भी मीन्स नहीं है तो फिर वो उस पर डिपेंडेंट होगा, वरना नहीं होगा। हिज और हर अनमैरिड डॉटर, या फिर अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रेडिसेसर or the unmarried daughter of predecessor of a predecessor, so long as she remain unmarried, provided and to the extent that she is unable to obtain maintenance in the case of grandson। वही सेम चीज, सेम डिट्टो चीज, बट इसमें अनमैरिड डॉटर की बात हो रही है, माइनर की बात नहीं हो रही। मेजर होने के बाद भी अगर अनमैरिड है तो जब तक शादी नहीं होती तब तक मेंटेनेंस है। फ्रॉम हिज विडोड डॉटर, वो पुत्री जो विधवा हो चुकी है, provided and to the extent that she is unable to obtain maintenance from the estate of husband, हस्बैंड से कुछ नहीं मिल पा रहा, उसके स्टेट से कुछ नहीं मिल पा रहा, हस्बैंड तो खैर ही नहीं है, उसके जो बच्चे हैं वाइफ के अगर कोई हैं तो उनसे या उनके स्टेट से नहीं मिल पा रहा, उनके ससुर जी से नहीं मिल, मतलब जो फादर हैं उनकी जिम्मेदारी बाद में बनती है, ससुर की जिम्मेदारी पहले बनती है। या फिर हम एक्चुअली इस पॉइंट में अब मेरे को भी डाउट हो गया वैसे क्यों हुआ है, अगर आपको पता तो कमेंट में बताना। इसमें देखो हिज विडो डॉटर में क्या बोला है, इसमें क्या हस्बैंड की सन डॉटर की ये हो जाएगी फ्रॉम हर फादर इन लॉ और हिज और हर फादर और हिज फादर और द स्टेट ऑफ इधर ऑफ देम, ठीक है। यहाँ तो इन्होंने बात करी कि इन कंडीशन में वो डिपेंडेंट मानी जाएगी, ठीक है। बट यहाँ जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि अगर वो फादर और मदर से नहीं ले पा रही तब जाके सन फादर इन लॉ की आई जिम्मेदारी, बट यहाँ तो कुछ और ही है, यहाँ पे मदर का नाम तो है ही नहीं, बट चलो लेट्स सी। उसके बाद एनी विडो ऑफ हिज सन, या फिर वही सेम टू सेम जो वो वाला था ना, मतलब खुद के सन की है या पोते की जो बहू है वो है, जब तो कुछ दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो मेंटेन नहीं कर पा रही खुद को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, उसके अपने बच्चों की प्रॉपर्टी में से, या फिर अपने जो अगर कोई ग्रैंड सन्स विडो है तो फिर अपने फादर इन लॉ के स्टेट से भी नहीं कर पा रही, मतलब ससुर जी से नहीं कर पा रही, तो जो दादा ससुर है एक तरीके से सरल भाषा में से कहूँ तो उनकी प्रॉपर्टी से उनसे भी मांग सकते हैं मेंटेनेंस। हिज और हर माइनर इलेजिटिमेट सन सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स अ माइनर, इलेजिटिमेट डॉटर भी कवर होगी जब तक वो अनमेरिड रहती है। अब देखो, अब यहाँ पे भी डाउट क्लियर, इलेजिटिमेट डॉटर इलेजिटिमेट सन की बात करेगी कि उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, जो हेयर्स एंड डिसीज्ड के टू वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए डिपेंडेंट्स को, जो भी एस्टेट उन्होंने इनहेरिट किया उसमें से। जब एक डिपेंडेंट है जिसने ऑब्टेन नहीं किया है बाय टेस्टामेंट्री या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन कोई भी शेयर, कोई भी भाग, ये जो हिंदू मर रहा उसकी प्रॉपर्टी में इस एक्ट के आने के बाद, तो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उन लोगों से वो मांग सकता है क्या, मेंटेनेंस। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पर्सन हु टेक्स एसेट शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ शेयर और पार्ट। जैसे 4 बच्चे थे और 4 भागों में उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है, तो जो डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस देने का खर्चा आएगा उसका भी 4 हिस्से किए जाएंगे, सबका प्रोपोर्शनली बंटवारा होगा। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 एंड 3, जो नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ डिपेंडेंट शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ अदर्स। इफ ही मतलब कोई डिपेंडेंट है उसको ये कुछ शेयर मिल गया है, ठीक है, तो उसको शेयर दूसरों को नहीं, मतलब बाकी डिपेंडेंट्स को देने के लिए नहीं बांट देगा वो प्रोपोर्शनली, ठीक है। या फिर अगर लाइबिलिटी हो गई है, ठीक है, इन्फोर्स कर दी कि भाई तुम्हें देना है, तो वो लेस हो जाएगी देन जो उसे अवॉर्ड हुआ था ना, उससे कम मानी जाएगी। और मतलब तकरीबन ये चीज़ है कि वो नहीं देगा डिपेंडेंट्स, बाकी डिपेंडेंट्स को। उसके बाद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, बहुत ही आवश्यक सेक्शन। इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट देखेगा सभी फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद, टू डिटरमाइन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट, कि पहले तो मेंटेनेंस होना है नहीं होना, उसके बाद होना है तो कितना होना है, इस एक्ट के अंदर कितना मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, और कुछ कंसिडरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जाएगी। सबसे पहले तो पोजीशन और स्टेटस क्या है पार्टीज का, कि किस तरह का जीवन वो यापन पहले कर रहे थे। उसके बाद उनकी रीजनेबल वांट्स क्या है, कि क्या असल में उनको चाहिए, और अगर क्लेमेंट लिविंग सेपरेटली है तो क्या सच में वो अलग से रहने के लिए जस्टिफाइड है। क्लेमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू कितनी है, या फिर कोई जो इनकम वो डिराइव कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टी से, या फिर उसकी खुद की अर्निंग क्या है, या किसी और सूत्र से उसको पैसे मिल रहे हैं, और कितने लोग हैं जो उस प्रॉपर्टी से बेसिकली मतलब एस्टेट से जो चार्ज क्रिएट कराना चाह रहे हैं कि हमें मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू अ डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट। ये पहले तो था वाइफ चिल्ड्रन एज्ड इनकम पेरेंट्स, अब बात हो रही है डिपेंडेंट्स की। तो ध्यान रखा जाएगा कि नेट वैल्यू ऑफ एस्टेट कितनी थी डिसीज्ड की, प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ हिज डेट। तो पहले जो भी कर्ज होगा वो उसका भुगतान किया जाएगा, उसके बाद नेट वैल्यू निकाली जाएगी। क्या कोई प्रोविजन है डिसीज ने विल में अपनी अगर बनाई है कोई विल, तो उसमें कुछ लिखा है कि कैसे किस तरीके से डिपेंडेंस को बंटवारा किया जाएगा, दोनों के बीच में कैसे संबंध था, रीजनेबल वांट्स क्या है, दोनों के बीच में पास्ट में रिलेशंस कैसे थे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है जो डिपेंडेंट किया कोई और सूत्र से उसको इनकम आ रही है, ठीक है, स्रोत से इनकम आ रही है, द नंबर ऑफ डिपेंडेंट इन टाइटल, तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेगी कौन, कोर्ट। Claimant to maintenance should be a Hindu. No person shall be entitled to claim maintenance under this chapter if he or she has ceased to be Hindu by conversion to another. कोई हिंदू नहीं रहा तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में भी ऑल्टर्ड ऑन चेंजेस सर्कमस्टेंसेस, कोई भी स्थिति है जब मान लो कोर्ट की डिक्री के द्वारा एक मेंटेनेंस है उसको फिक्स कर दिया गया है, या किसी एग्रीमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया कि इतने पैसे आप दोगे, इतना मेंटेनेंस आप में दोगे, बट कोई ऐसा बड़ा चेंज आता है सर्कमस्टेंसेज में, तो फिर वो जो मेंटेनेंस है उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले कोई बिल्कुल ही जॉब नहीं कर रहा था और अब जॉब करने लग गया, तो दूसरी पार्टी कह सकती है कि अब तो इसके पास और सोर्स है, मैं क्यों मेंटेन करूँ, ये इस टाइप की चीज़ें कि मेजर चेंज क्या आ रहा है। उसके बाद डेट्स ऑफ प्रायोरिटी, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 27, डेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड और पेबल बाय डिसीज शैल हैव प्रायोरिटी ऑफ द क्लेम्स ऑफ हिज डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट जो है ना उनके क्लेम बाद में देखे जाएंगे, पहले जो डेट होगा ना वो पे किया जाएगा। मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज, अ डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट शैल not be a charge on the estate of deceased or any portion thereof, unless one has created by the will of the deceased, by decree of court, by an agreement between the dependent and owner of the estate or portion of otherwise। मतलब कब तक चार्ज नहीं हो जाता, जब तक या तो जो बिल है वो कहता है कि भाई इसको मेंटेनेंस देना है, या कोर्ट के देती है मेंटेनेंस देना है, या दोनों पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर देती हैं, ठीक है।
कि यहाँ से हमें इस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस दिया जाएगा, तब तक के लिए उस पर चार्ज नहीं क्रिएट हो सकता। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस। वेल, जब कोई डिपेंडेंट है जिसका राइट है मेंटेनेंस रिसीव करने का किसी एस्टेट्स में से, और जो एस्टेट है ऐसी या फिर उसका कोई पार्ट जो ट्रांसफर होता है, तो जो राइट टू रिसीव है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ना, तो उसके पास मेंटेनेंस मांगने जाएगा। और अगर उसको पता हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे इस पे ट्रांसफर था, कहना क्या चाह रहे हैं सुनो, सरल भाषा में बताऊँ थोड़ा सा। मान लो दो आदमी है, ए और बी। ए को पता था कि मेरे बाद ना ये प्रॉपर्टी सी डी को मिल जाएगी, ठीक है, या फिर उसमें से मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, यार मैं नहीं चाहता। वो आदमी जो कोई भी एफ नाम का आदमी है ना, उससे बातचीत करता है, ये प्रॉपर्टी तू रख ले, मैं और किसी को देना ही नहीं चाहता ना, मेंटेनेंस दिलाना चाहता। तो उसने रख दी, उसने उसे गिफ्ट में एक तरीके से ग्रेटिट्यूड दे दी, या फिर ये जानते हुए कि वो इसलिए रखना नहीं चाहता, इसलिए इसने उसने उसने मेरे को प्रॉपर्टी दी है। तो फिर जो मेंटेनेंस मांगता है ना उस प्रॉपर्टी से, वो अब जिसको दे दी उस एफ से जाके कहेगा कि अब मेरा मेंटेनेंस तू देगा, इस प्रॉपर्टी तेरे पास है, तेरे को मिली है। हालांकि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, और उसको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ चार्ज था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फिर वो लायबल नहीं है। उसके बाद सेक्शन 29 हो रखा है रिपील, तो नहीं पढ़ना। उसके बाद सेविंग, कुछ भी जो एक्ट में दिया गया है वो अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी अडॉप्शन जो इस एक्ट के आने से पहले हो चुकी है, या फिर हम ये कहें कि जो वैलिडिटी है या इफेक्ट है अडॉप्शन का, वो ऐसा माना जाएगा जैसे एक्ट कभी आया ही नहीं था। ठीक है, तो इसके साथ हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट होता है समाप्त। इसके साथ टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।